नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नारियल की एमएसपी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि कोपरा यानी कि नारियल की गिरी के लिए एमएसपी निर्धारित की गई है। 2022 में नारियल का तेल निकालने के लिए मिलिंग कोपरा के लिए 10,590 प्रति क्विंटल रुपए अब चुकाने होंगे। कोरोना वायरस रोधी टीके की बूस्टर खुराक की जरूरत समय और प्रकृति वैज्ञानिक निर्णयों के आधार पर होगी। ये बात नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बुधवार को कही। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संसद में कहा है कि बूस्टर खुराक देने की शुरुआत कब से करनी है, इसकी कितनी जरूरत है और ये किस तरह की होगी, ये सब वैज्ञानिक फैसलों के आधार पर तय किया जाएगा। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने क्रिसमस और नए साल के जश्न के आयोजन के लिए होने वाले किसी भी जमावड़े पर रोक लगा दी है। डीडीएमए ने इस बारे में औपचारिक आदेश जारी किया। किसी भी तरह के कल्चरल इवेंट गैदरिंग पर रोक लगाई गई है। जिला प्रशासन के अधिकारियों और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण को लेकर बुधवार को सख्त आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा है कि अब सरकारी कर्मचारियों को बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र के वेतन नहीं दिया जाएगा। पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़ते केसों के बीच नया यह आदेश जारी किया है। अगर आपने कोरोना टीकाकरण नहीं करवाया है तो 1 जनवरी से हरियाणा में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने पर अब 1 जनवरी से कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ये अहम जानकारी दी है। विज ने कहा कि वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं लगवाने वाले व्यक्तियों को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल्स और होटल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भारत लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। देश की सीमाओं की रक्षा को लेकर अत्याधुनिक हथियारों की खरीदारी से लेकर उत्पादन तक रोजाना नए आयाम गढ़ रहा है। इस बीच बुधवार को सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के शीतकालीन सत्र के समापन के मौके पर लोकसभा की कार्यवाही के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र में व्यवधान के कारण 18 घंटे 48 मिनट से अधिक समय बर्बाद हुआ। हालांकि महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि सदन ने ओमिक्रॉन, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की। संसद की नई बिल्डिंग को लेकर ओम बिरला ने कहा कि हमने नवंबर 2022 में संसद की नई बिल्डिंग का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार को समाप्त हो गया। सत्र में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप अभी भी लगा रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह जो शीत सत्र शुरू हुआ है वह निलंबन के साथ शुरू हुआ। जिस दिन सदन शुरू हुआ उसी दिन हमारे 12 सदस्यों को निलंबित किया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम लोग सदन चलाना चाहते थे, विपक्ष चर्चा ही नहीं करना चाहता है। बाद में दिन गिनाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो नॉन सीरियस पार्ट टाइम नेता हैं, शायद कहीं नया साल मनाने जा रहे हो, जाने दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिन के अंदर दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। यहां पिंडरा स्थित खरकियाव में
23 दिसंबर को वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके पहले 13 दिसंबर को पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उन्होंने शुभारंभ किया था। इसके अलावा कई विकास कार्यों की समीक्षा भी की थी। कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के बीच राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में कोरोना टीकाकरण अभियान धीमा हुआ है। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने पूछा कि ऐसे में सरकार लोगों को बूस्टर डोज कब लगाएगी। राहुल गांधी ने एक आंकड़ा शेयर करते हुए सवाल किया कि अधिकांश जनसंख्या को कोरोना का टीका नहीं लगा है, ऐसे में सरकार बूस्टर डोज लगाना कब शुरू करेगी। गोवा की राजधानी पणजी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प रथ यात्रा को झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। जेपी नड्डा ने गोवा में बीजेपी सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लॉन्च कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की तरफ से जम्मू में रैली की गई। इस दौरान महबूबा ने कहा कि हमारे देश में गोडसे की सियासत नहीं चलेगी। 25 करोड़ की अवधि के लोगों को बाबर और औरंगजेब की औलादे कहकर कुछ लोग बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति से देश को बांटने का काम किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में भुखमरी ने हमारे मुल्क को पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी आगे निकाल दिया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के निलंबन पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि ऐसे वरिष्ठ सांसद का बार बार निलंबन होना ठीक बात नहीं है। इसका मतलब है कि वह जानबूझकर ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे वह निलंबित हो। आम लोग नेताओं का व्यवहार देखते हैं। बच्चा स्कूल से निलंबित होता है तो वो अलग बात है, क्योंकि वो नालायक है। महाराष्ट्र में सीएम की सेहत को लेकर संग्राम छिड़ गया है। सीएम ठाकरे की तबीयत पर बोलते हुए बेटे आदित्य ने कहा कि मेरे पिता एकदम स्वस्थ हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के एक बयान के बाद सियासी पारा गर्म हो गया था। चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि सीएम उद्धव की तबीयत ठीक नहीं है, सीएम को पद छोड़ देना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं एएनबी न्यूज एक्सप्रेस की। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल के नेतृत्व में पार्टी के विधायकों ने मुंबई में टेट पेपर लीक, ओबीसी आरक्षण सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने विरोधियों पर निशाना भी साधा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सोनभद्र में 514 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 250 करोड़ की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। उन्होंने कुल 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद मुख्यमंत्री जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए और एक जनसभा को भी संबोधित किया। आपका सुझाव हमारा संकल्प जन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विकास खंडों के 18 ग्राम प्रधानों को मनरेगा, एनआरएलएम, स्वयं सहायता समूहों में कार्यों और ग्राम स्तर पर उत्कृष्ट कार्य किए जाने पर सम्मानित किया। एमपी के भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विज्ञान सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल से हमें लोकल को वोकल बनाना है। इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण जरूरी है।
पंजाब कांग्रेस के बाद अब उत्तराखंड में भी कांग्रेस मुश्किल में नजर आ रही है। बुधवार को अचानक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि अब बहुत हो गया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। अब माना जा रहा है कि वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की राह पर चलते हुए एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना संक्रमित हो गई हैं। उन्होंने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी। बता दें कि डिंपल यादव के नमूने की जांच एक निजी लैब में की गई थी। बसपा प्रमुख मायावती ने महिलाओं के लिए चुनाव में आरक्षण की मांग की है। बसपा प्रमुख ने ट्वीट कर कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी महिलाओं के सशक्तिकरण का दिखावा करती है। दोनों ही पार्टियां हालांकि इसके लिए गंभीर नहीं है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने सपा नेताओं पर हो रही छापेमारी पर ट्वीट करके कहा कि गुंडागर्दी भ्रष्टाचार में सपा ने किया 300 पार। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने एक खबर भी शेयर की है जिसमें इन छापेमारी से 304 करोड़ की गड़बड़ी पकड़े जाने की बात कही गई है। यूपी चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने युवाओं को साधने के लिए बड़ी तैयारी की है। इसके तहत समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है। छात्र सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा यादव ने 93 पदाधिकारियों की सूची जारी की है। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा के फोन टैपिंग के आरोपों ने अब नया मोड़ ले लिया है। खबर है कि प्रियंका गांधी के इन आरोपों पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संज्ञान लिया है और मामले की जल्द जांच शुरू होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को अमृतसर में प्रेस वार्ता की। सिद्धू ने 2 महीने पहले अपना इस्तीफा देने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि 2 माह पहले किसी को यह समझ नहीं आया कि सिद्धू ने इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन आज सब समझ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं माफियाओं के खिलाफ लड़ता रहूंगा। ड्रग्स मामले में कार्रवाई होने पर 2 माह पहले दिया गया मेरा इस्तीफा आज जस्टिफाई हो गया है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल वर्तमान में गोवा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने लोगों से विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार मुक्त राज्य का वादा किया है। पणजी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर आरोप लगाए। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसार की 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क कर ली है। पंजाब के बरनाला जिले के कस्बा पक्खू केशिया के पास टोल प्लाजा शुरू होने के बाद ही भाकियों डकोंदा ने धरना लगाकर टोल बंद करवा दिया। डकोंदा संगठन के साथ सहमति बनने पर धरना उठा लिया गया, जबकि इसके बाद भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने धरना लगाकर टोल मोर्चा खोल दिया है। देश भर में अजय मिश्र टेनी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मुद्दा गरमाया। जहां एक और विपक्ष सड़क पर उतरकर इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर ने भी सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ याचिका दायर की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। चरखी दादरी उपायुक्त प्रदीप गोदारा के निर्देश पर बीडीपीओ सुभाष शर्मा की देखरेख में झोजू कला गांव के मेहड़ा रोड से कब्जा हटवाया गया। इस अवसर पर बीडीपीओ सुभाष शर्मा ने बताया कि मेहड़ा रोड पर ग्रामीणों की ओर से कब्जा किया गया था। डीसी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांतिपूर्वक कब्जा हटाया गया। हरियाणा के चरखी दादरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना 15वें दिन भी जारी रहा। उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने रोष जुलूस निकाला। उनका आरोप है कि पिछले 5 महीने से उन्हें मानदेय नहीं मिला है।
बीजेपी के 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर मंडल सरहिंद अध्यक्ष अंकुश शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में प्रदेश महासचिव सुभाष शर्मा और जिला अध्यक्ष प्रदीप गर्ग मौजूद रहे। सुभाष शर्मा और प्रदीप गर्ग ने बताया कि चुनाव के लिए 207 बूथों और श्री फतेहगढ़ साहिब के 10 सदस्यों की कमेटी गठित की जा रही है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं एएनबी न्यूज एक्सप्रेस की। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप अयोध्या के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पत्रकारों से मुखातिब होते हुए राजपाल कश्यप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में राम और अल्लाह अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हरियाणा के पलवल केएमपी केजीपी इंटरचेंज के पास एक चलती हुई गाड़ी में आग लग गई। गनीमत रही कि आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। देखते ही देखते महज 2 मिनट में गाड़ी धू धू करके जलने लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने अकाली दल नेता और पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया के अंडरग्राउंड होने पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि 4.5 साल में जब भी इंक्वायरी रिपोर्ट खुलने पर बात हुई तो वो हमेशा कहते थे कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। अब जब पंजाब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तो वो भागते फिर रहे हैं। यूपी के गोंडा में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा लेकर गोंडा पहुंचे प्रदेश के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कानून मंत्री ने राहुल गांधी के हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी हिंदू की परिभाषा नहीं जानते। एक महीने तक चलने वाले आजादी के अमृत महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर देश के महापुरुषों और शहीदों को याद किया गया। श्रावस्ती जिले के भिनगा स्टेडियम के बगल मैदान में आयोजित समापन कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया। जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार के दिशा निर्देश अनुसार उपमंडल कार्यालय सांपला में सुशासन सप्ताह के तहत शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कृषि विभाग, बागवानी विभाग, नगर पालिका, खाद्य आपूर्ति और चीनी मिल आदि विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा के अंबाला में पिछले 22 दिनों में 1277 यात्री विदेशों से भारत आए हैं, जिनमें से 878 लोगों को स्वास्थ्य विभाग संपर्क कर चुका है और 250 लोगों के नाम पते गलत पाए गए हैं। चिंताजनक बात यह है कि 147 यात्री ऐसे भी हैं जिन्हें स्वास्थ्य विभाग अभी तक ट्रेस नहीं कर पाया है। पंजाब के जिला संगरूर में किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। बता दें कि मंगलवार को भी डीसी दफ्तर के तीनों गेटों को बंद कर प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद पंजाब सरकार ने 23 दिसंबर को किसानों के साथ मीटिंग करने की बात कही, जिसके चलते किसानों ने न सिर्फ एक ही गेट पर प्रदर्शन किया बल्कि किसानों ने अब चेतावनी तक जारी कर दी है। हरियाणा के हिसार के लघु सचिवालय के सामने पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। धरना की अध्यक्षता जिला प्रधान रामफल शिकारपुर ने की। धरने के दौरान कर्मचारियों ने हिसार के जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा के बहादुरगढ़ सीआईए पुलिस ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी की पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को काबू करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए तीनों आरोपी रोहतक के रहने वाले हैं। पंजाब के पटियाला पुलिस की ओर से प्रेस वार्ता कर एक बड़ा खुलासा किया गया। कार का शीशा तोड़कर 8,25,000 की नकदी चुराने वाले गिरोह के 3 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। एसएसपी पटियाला हरचरण सिंह भुल्लर ने इस बारे में पूरी जानकारी साझा की।
केरल में बीजेपी नेता की हत्या पर मध्य प्रदेश के बालाघाट में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष अजय बिसेन ने केरल के सीएम को घेरते हुए कहा कि कायराना हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्थानीय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चौक में केरल के सीएम पिनरई विजयन का पुतला भी फूंका। शिरोमणि अकाली दल के यूथ अध्यक्ष विक्रम मजीठिया पर हुई कानूनी कार्रवाई के खिलाफ पंजाब के संगरूर में शियत कमेटी की ओर से प्रेस वार्ता रखी गई, जहां पर उन्होंने इस कानूनी कार्रवाई को बिल्कुल झूठा करार देते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ 24 तारीख को पूरे पंजाब के जिला स्तर पर एसएसपी दफ्तर का घेराव करने का ऐलान किया। ओमिक्रॉन के केस आने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन सतर्क होता नजर आ रहा है। जम्मू के डोगरा चौक में पुलिस ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की। यहां एक तरफ उनके चालान किए गए और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे की जमीन पर बनी अवैध सब्जी मंडी पर बुधवार को पुलिस बल के साथ रेलवे की टीम पहुंची तो स्थानीय लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। लोगों का कहना है कि ये मंडी 200 साल पुरानी है। बता दें कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रशासन के द्वारा ये कड़ी कार्रवाई की गई। यूपी के संभल में तमंचे की नोक पर व्यापारी से 5 लाख रुपए की लूट की गई। हेलमेट पहने 3 बदमाशों ने व्यापारी की दुकान में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही व्यापारी और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देकर लुटेरे फरार हो गए। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकवादियों ने फायरिंग की। आतंकियों की फायरिंग में शख्स की मौत की पुष्टि हुई है। कश्मीर जोन पुलिस की ओर से जारी किए गए एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आतंकवादियों ने श्रीनगर के मीरजानपुरा ईदगाह पीएस सफाकदल में एक नागरिक रौफ अहमद पर गोलीबारी की। घायल को एमएसएच अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।